हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल हमने नाउन क्लासेस के यूजेस के बारे में, दैट क्लासेस के बारे में पढ़ा। आज हम जो बोर्ड एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि नाउन क्लास में से आपको कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप उसका कैसे जवाब देंगे। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, सी इज श्योर ही विल मेक अ मिस्टेक। अब इसने दैट दिया है, वेयर दिया है, विच दिया है। अब वेयर क्यों नहीं लगाएंगे, विच क्यों नहीं लगाएंगे? वेयर का अर्थ होता है जहां, विच का अर्थ होता है जो। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन की जब मैं बात करता हूं तो वेयर का अर्थ जहां होता है, कहां नहीं होता। विच का अर्थ जो होता है और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। दैट का अर्थ भी जो होता है, लेकिन इसको कनेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। और यहां पर देखिए आपको श्योर दिख रहा है, सी इज श्योर। श्योर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, दैट क्लास का यूज करते हैं। सी इज श्योर दैट ही विल मेक अ मिस्टेक। इसलिए वेयर जहां इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि श्योर के बाद वेयर और विच यहां नहीं आएंगे। वेयर कब लगाते? जब कोई प्लेस आता इससे पहले। विच कब लगाते? जब इससे पहले कोई एक जानवर का नाम आ जाता या निर्जीव वस्तु का नाम आ जाता। देखिए आगे, डू यू वॉन्ट टू नो, डू यू वॉन्ट टू नो, क्या तुम जानना चाहते हो? वेयर, हाउ और व्हाई, इन तीनों में से अपने को एक भरना है। द ट्रेन कम्स लेट, कहता है डू यू वॉन्ट टू नो, क्या तुम जानना चाहते हो कि ट्रेन कम्स लेट, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन लेट क्यों आती है, कैसे आती है ये थोड़ी पूछेगा, क्यों आती है, कहाँ आती है ऐसे भी नहीं पूछेगा, तो क्यों आती है यही पूछेगा। और ये देखिए, डू यू वॉन्ट टू नो, नो क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट लेना है अपने को तो नाउन क्लोज आएगा। तो यहां पर कारण बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? व्हाई का प्रयोग करेंगे। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाई ट्रेन कम्स लेट, व्हाई द ट्रेन कम्स लेट, तो यहां बीच में आ जाएगा व्हाई। ओके, इसका आंसर, पहले का आंसर आपको मैंने दिया दैट। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका आंसर दैट हुआ, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ व्हाई। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, डू यू नो व्हाट इफ विच ही हैज पास्ड द एग्जाम, यानी इसने क्या है कि क्या तुम जानते हो कि उसने परीक्षा पास कर ली है कि नहीं? क्या उसने परीक्षा पास कर ली, यानी वो आश्वस्त होना चाहता है कि किया कि नहीं। जब यस नो वाले प्रश्न होते हैं तो उसमें आपको पता ही होता है कि नाउन क्लोज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, और वहां पर क्या लगाते हैं? हम इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? इफ। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो इफ आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डू यू नो वेयर, विच, दैट, इन तीनों में से देखिए वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहां ऑप्शन बदल दिए हैं। वेयर, विच और दैट का प्रयोग कर दिया है। ही हैज पास्ड द एग्जाम, यानी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो कि उसने परीक्षा पास कर ली है। यहां यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यहां पर वेयर और विच लगा नहीं सकते, क्योंकि वेयर से पहले तो प्लेस का नाम आना चाहिए, किसी जगह का नाम आना चाहिए, तो वेयर लगता। विच कब लगता? जब किसी वस्तु का नाम आता या किसी निर्जीव वस्तु का नाम आता, निर्जीव जानवर का नाम आता, तो अपने क्या करते? विच लगाते। लेकिन यहां क्या लगाएंगे? अपने दैट का यूज करेंगे। तो यहां ब्लैंक में आप दैट फिलअप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही टोल्ड ए लाई वॉज हिज फॉल्ट। अब देखिए, ही टोल्ड ए लाई, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये है क्लाज, और वो इस वोज का, वोज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में व्हाट ही टोल्ड ए लाई ये नहीं कह सकते, क्योंकि व्हाट जो उसने झूठ बताया ऐसा नहीं। दैट ही टोल्ड ए लाई, क्योंकि दैट क्लास का यूज जो अपने क्या करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जो दैट नाउन क्लास होता है उसका यूज अपने सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट, दैट, वेयर, ये तीनों दिए हैं। ही विल कम विद अस इज नॉट श्योर, यानी ही विल कम विद अस इज नॉट श्योर। यहां भी देखिए वर्ब है इज, और इज के पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्लास के रूप में अपने को दैट लगाना है, क्योंकि दैट क्लास जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो व्हाट क्लास या वेयर क्लास नहीं आता, आपने नहीं देखा है। तो दैट ही विल कम, दैट ही विल कम विद अस इज नॉट ट्रू, ये आएगा। टेल मी वेयर, दैट, विच, यू हैव सीन माई पर्स। टेल मी दैट, तो टेल मी
दैट या टेल मी वेयर, तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरा पर्स देखा है, यानी कहाँ देखा है, ये पूछना चाहता है वो। तो इसलिए अपने क्या लगाएंगे, वैसे भी टेल बताइए, और इसका एडवर्ब पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है कि कहाँ देखा, तो अपने दैट और विच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। टेल मी वेयर यू हैव सीन माई पर्स, यानी तुमने उस जगह का नाम बताओ कि जहां आपने पर्स देखा है। तो ये भी एक नाउन क्लोज के रूप में अपने इसका यूज कर सकते हैं। आस्क हर सी इज रेडी, क्या वह तैयार है, यहाँ आस्क हर क्या वह तैयार है, तो यस और नो के रूप में जवाब चाहता है, तो अपने यहां पर जो आंसर देंगे वो क्या देंगे, इफ। तो यस नो वाले क्वेश्चन में अपने आंसर कौन सा देते हैं, इफ देते हैं। आगे देखिए, अब इन क्वेश्चन में देखिए आप, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूं, इफ ही वॉज एट होम यस्टरडे। तो यहां देखिए आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट में दिया है, व्हाट वेयर इफ, क्या वह कल घर पर था, तो आपको यस और नो में जवाब देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यस नो वाले वाक्यों में इफ लगाते हैं। आस्क द बस कंडक्टर, बस कंडक्टर से पूछो, वेयर व्हाट इफ, इन तीनों में से एक भरना है। इट इज टाइम फॉर द बस टू स्टार्ट, क्या ये बस स्टार्ट होने का समय है, तो यहां भी यस और नो का क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो हम क्या लगाएंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। वेयर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इससे प्लेस होता, यहाँ तो कंडक्टर है, बस कंडक्टर, तो इसलिए ना तो वेयर लगेगा ना व्हाट लगेगा। आई एम श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, की ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। तो श्योर लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, श्योर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए अपने दैट क्लास का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया, दैट क्लास लगा दिया। आगे और देखिए, तो इस एक्सरसाइज में देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं। ही विल मेक अ मिस्टेक, सी इज श्योर ऑफ इट। आपको क्या करना है, इन दोनों को दैट से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ही विल मेक अ मिस्टेक, सी इज श्योर ऑफ इट। तो सी इज श्योर, उसे पूर्ण विश्वास है, किसका विश्वास है, श्योर के बाद, श्योर एडजेक्टिव दिख रहा है आपको, तो श्योर के बाद अपने को क्या करना है, दैट का यूज करते हुए जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सी इज श्योर, अब ऑफ इट को हटा दो, दैट, अब ये पहले वाला सेंटेंस है, इसको उठाइए, ही विल मेक अ मिस्टेक, तो हो गया ना ये सेंटेंस, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, सी इज श्योर दैट ही विल मेक अ मिस्टेक, ये हमारा आंसर हो गया इसका। यानी हमने क्या किया, सी इज श्योर, श्योर के बाद हमने किसका प्रयोग किया, दैट का यूज किया, इसको जोड़, दैट से ही जोड़ना था। तो इस प्रश्न को आप समझ में हो गए, ये श्योर एडजेक्टिव था, इसलिए एडजेक्टिव के बाद अपने दैट क्लास लगा सकते हैं, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में दैट क्लास का प्रयोग किया जा सकता है, तो दैट से इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। ओके, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, आपकी राय सही नहीं है, मोहन इज अ थीफ, है, आपकी राय सही नहीं है, मोहन इज अ थीफ। तो इसको भी आपको दैट से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे आप, पहले बात कर रहा है योर ओपिनियन, यहां देखिए आप, योर ओपिनियन, आपकी राय, अब आपकी राय क्या है, मोहन इज अ थीफ, ये आपकी राय है, मोहन इज अ थीफ, ये आपकी राय है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सीधी सी बात है, अपने को योर ओपिनियन ये शब्द पहले लिखना है, लिख लिया, दैट, क्योंकि अपने को क्या करना है, नाउन को, योर ओपिनियन एक नाउन है, और नाउन इन अपोजिशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, नाउन इन अपोजिशन या नाउन कंप्लीमेंट बोल सकते हैं इसको, नाउन इन अपोजिशन या नाउन कंप्लीमेंट के रूप में, या नाउन इन अपोजिशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्लास को यूज कर सकते हैं। तो ये मोहन इज ए थीफ, ये पूरा का पूरा क्या है, उसकी राय है, तो यहां लिखेंगे योर ओपिनियन दैट मोहन इज अ थीफ। अब बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस है इज नॉट करेक्ट, तो ये यहां पर ला जाएगा इज नॉट करेक्ट। तो इस तरीके से अपने को क्या किया, हमने पूरे सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ दिया है। तो ध्यान देना है, आप जोड़ना सीखे, पेपर में ये लगा है कि इसको दैट से जोड़ करके दोबारा लिखिए, तो आपको देखना है कि अपने को जोड़ना किसके साथ है। यहाँ योर ओपिनियन है, योर ओपिनियन क्या है, मोहन इज अ थीफ, ये आपकी राय है, तो योर ओपिनियन दैट मोहन इज अ थीफ, क्योंकि अपने को क्या करना है, नाउन को दैट क्लॉज से जोड़ सकते हैं, नाउन कंप्लीमेंट के रूप में या नाउन इन अपोजिशन के रूप में जोड़ सकते हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं कल वाली वीडियो में। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, दैट वॉज हिज फॉल्ट,
देखिए दैट वॉज हिज फॉल्ट ही टोल्ड अ लाई, दैट वॉज हिज फॉल्ट ही टोल्ड अ लाई, दैट वॉज हिज फॉल्ट ही टोल्ड अ लाई। अब फॉल्ट क्या थी? उसने झूठ बोला, यही फॉल्ट थी, यानी उसने झूठ बोला, यही तो फॉल्ट थी। दैट वॉज हिज फॉल्ट, दैट वॉज हिज फॉल्ट ही टोल्ड अ लाई, यही तो फॉल्ट थी और इसी फॉल्ट को अपने को करना है। तो कैसे करेंगे? क्या फॉल्ट थी? फॉल्ट क्या थी? वॉज हिज फॉल्ट। क्या फॉल्ट थी? ही टोल्ड ए लाई। तो दैट की जगह पर ही टोल्ड ए लाई अपने को फिट करना है। ये सेंटेंस जो है वो वही तो बात इसकी गलती थी, यानी गलती क्या थी? उसने झूठ बोला, यही गलती थी। तो दैट की जगह पर क्या आ जाएगा? इस दैट को हटा करके पूरा सेंटेंस लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? इस तरीके से लगाएंगे, ही टोल्ड अ लाई, यानी इसको कैसे लगाएंगे? दैट ही टोल्ड अ लाई, ऐसे लगाएंगे, दैट ही टोल्ड अ लाई, दैट ही टोल्ड अ लाई वॉज हिज फॉल्ट। यानी अपने को क्या करना है? दैट ही टोल्ड अ लाई वॉज हिज फॉल्ट, यानी जो जिस सेंटेंस को अपने क्लास बनाना चाह रहे हैं, क्लास यही बनेगा, दैट ही टोल्ड ए लाई, यही तो बात फॉल्ट थी उसकी। तो इस दैट की जगह को, इस दैट को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इस दैट की जगह पर क्या आ गया? सब्जेक्ट की जगह पर नाउन क्लोज का यूज हो गया। ही टोल्ड ए लाई पूरा का पूरा नाउन क्लोज बन गया, ही टोल्ड ए लाई पूरा नाउन क्लोज बन गया। इस तरीके से आपको पेपर में बिल्कुल फ्री होकर के बड़े ध्यान से दैट का प्रयोग, दैट क्लोज का प्रयोग करना है और इन सेंटेंसेस का आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, ही विल कम विद अस, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट श्योर। अब देखिए दैट इज नॉट श्योर, अब क्या श्योर नहीं है? देखिए दैट इज नॉट श्योर, इस वाक्य में दैट शब्द ये नहीं बता रहा है कि क्या श्योर नहीं है, तो इस दैट को हटाना पड़ेगा। वही बात जो पिछले सेंटेंस में हमने करी थी। तो क्या करना पड़ेगा? ही विल कम विद अस, तो ये जो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और इसको जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसको जोड़ने के लिए हम लगाएंगे दैट ही विल कम विद अस इज नॉट श्योर, हो गया ना, इज नॉट श्योर। तो दैट ही विल कम विद अस, ये क्या बन गया? नाउन क्लास बन गया, बन गया कि नाउन क्लास, और वो किसके रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो इस तरीके से अपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। ओके, बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कैसे आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो विल इट रेन। देखिए इफ से जोड़ना, और इफ वाले सेंटेंसेस में कल मैंने बताया था कि आई डोंट नो की बरसात आएगी या नहीं आएगी, यानी यस यो नो के अंदर उत्तर देना है। तो आई डोंट नो, यहां इफ से जोड़ेंगे, इफ से जोड़ना है इसको, आपको दिया होगा कि इससे जोड़ो, तो इफ से जोड़ना है। तो आपको पता है कि आगे वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है और सब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो विल हेल्पिंग वर्ब है तो इट विल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इफ इट विल रेन, और फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ आई डोंट नो इफ इट विल रेन। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, पेपर के अंदर ध्यान देना है, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कैसे इसका यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, इट इज ट्रू। अब क्या ट्रू है? इट इज ट्रू, वही बात देखो, इट दिया हुआ है, इट इज ट्रू। क्या? गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ये बात ट्रू है ना। तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो इट को हटा दीजिए, इट को यहां से हटा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दैट गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इज ट्रू, ये बन गया ना, दैट गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इज ट्रू, ये बन गया। और इसको ये भी बना सकते हो आप, इट इज ट्रू दैट गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। तो आपने क्या किया? इस ट्रू को मॉडिफाई करना है, ट्रू एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा सेंटेंस आगे लेके जाना है। और अगर इसको सब्जेक्ट क्लॉज बनाना है तो दैट गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इज ट्रू, ये भी हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके दो आंसर्स भी आप इसके लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर इसके सही हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको जोड़ना है, किससे, दैट से जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। अब देखिए आई एम श्योर किसके बारे में, ऑफ इट इसके बारे में, तो मतलब आई एम श्योर दैट क्लास से जोड़ना है इसको। तो कैसे बोलेंगे, वही बात, क्योंकि श्योर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, दैट क्लास। तो लिखेंगे आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, ऐसे आ जाएगा ना। तो ये इसका आंसर हो गया, बिल्कुल का बिल्कुल सही आंसर इसका यही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे अपने इसको दैट से जोड़ेंगे, दिमाग में पूरा अच्छी तरह से बिठा लीजिए, नहीं तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। इसको दैट से जोड़ने का बोलेगा वो। आगे वाला है, नो वन कैन डाउट दिस फैक्ट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको दैट से जोड़ना है। नो वन कैन डाउट, कोई भी संदेह नहीं कर सकता, किस पर संदेह नहीं करता, इस बात पर, दिस फैक्ट। और वो दिस फैक्ट कौन सा है, दिस फैक्ट यह है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये डाउट देखिए वर्ब है ना, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उसको हटाना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, अपना नाउन क्लास ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। हमारा जो नाउन क्लास है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, हमारा नाउन क्लास ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो वन कैन डाउट दैट ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसको जोड़ना है। ये डाउट जो है वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन क्लास बन गया, और वो हमने बताया हुआ है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दैट क्लास को अपने जोड़ सकते हैं, और नाउन क्लास के रूप में वो आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसको करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है इसको व्हाट से जोड़िए, माई फादर सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर दैट। अब ये कह रहा है आई डिड नॉट हियर दैट, यहां देखिए ध्यान दीजिए, मैंने वो बात सुनी नहीं, मैंने वो बात सुनी नहीं, क्या बात सुनी नहीं, माई फादर सेड समथिंग, मेरे पिताजी ने जो कहा वो मैंने सुना नहीं। तो जो शब्द के लिए अपने को दैट को हटाना पड़ेगा, तो इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट। देखो कैसे लगाएंगे, आई डिड नॉट हियर, अब दैट को हटाइए, व्हाट माई फादर सेड, जो मेरे पिताजी कहा वो मैंने सुना नहीं, तो ये समथिंग भी यहां हट जाएगा, व्हाट के अंदर ही जो आ गया। तो व्हाट का अर्थ क्या होता है, जो मेरे पिताजी ने कहा वो मैंने सुना नहीं, आई डिड नॉट हियर व्हाट माई फादर सेड, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि हमें कैसे जोड़ करके वहां बोर्ड के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें उत्तर कैसे देना है, इसका आंसर कैसे देना है, ध्यान दीजिए। अब अगला सेंटेंस जो है उसमें क्या आ रहा है, इसको हाउ से जोड़ना है। हाउ से, हाउ डिड यू फाइंड माई पर्स, कैन यू टेल मी। अब देखो कैन यू टेल मी, अब कैन यू टेल मी, क्या टेल मी, कि आपको पर्स कैसे मिला, तो इसका मतलब कैन यू टेल मी पहले आएगा, कैन यू टेल मी हाउ। अब यहां हाउ से जोड़ रहे हैं। अब ये डिड यू फाइंड लिखा है ना, डिड यू फाइंड लिखा हुआ है ना, हमने कल बताया था कि डिड को हटाना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हाउ यू, और फाइंड की जगह फाउंड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, हाउ यू फाइंड माई पर्स। तो इस तरीके से आपको, और वो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, क्योंकि कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन यू टेल मी हाउ यू फाउंड माई पर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो पेपर में आए, और देखिए ध्यान से देखना और ध्यान से ही करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको इन वाक्यों को दैट से जोड़ना है। देखिए इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड ए क्राइम, अब इस वाक्य को आपको दैट से जोड़ करके लिखना है। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड ए क्राइम। तो आपको क्या करना है, इट की जगह क्या क्लियर है, इट क्लियर है, इट स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, इट से बात स्पष्ट नहीं हो रही कि क्या क्लियर है, तो इट को हटा दो, और ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां से उठा करके इट के साथ लगा दो, बन जाएगा। कैसे लगाना है, देखिए ध्यान से देखना है, इसको ऐसे लगाना है कि इट की जगह आएगा दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। अब इट को तो हटाना है, इज क्लियर,
बस हो गया ना। दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम इज क्लियर, ये दैट क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसका आंसर लिख दिया। तो ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि ये बात स्पष्ट है कि आपने क्राइम किया है, तो ये कौन सी बात कि आपने क्राइम किया है, ये बात क्लियर है। तो ये आपने इट की जगह जो है ना, ये की जगह आपको वो पूरा का पूरा क्राइम लिख ही देना है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको किससे जोड़ना है, दैट से जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको भी दैट से जोड़ना है। क्या कह रहा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन माई टीचर टोल्ड मी। अब ये लिखा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन माई टीचर टोल्ड मी। आपको पता है माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया, क्या, तो उसके बाद में आना चाहिए ना। तो उसके बाद में आएगा तो क्या लिखेंगे, पहले ही वो लिखेंगे माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसके बाद में लिखेंगे ना ये। तो माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये दैट हमने यहां पर लगा दिया। बस वाक्य को समझना है आपको, सेंटेंस समझना है कि आप लगाएं कहां, तो इसी के हिसाब से आंसर देना है। आंसर तभी आ पाएगा जब आपको उस वाक्य की अच्छी समझ होगी, समझ नहीं होगी तो आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक एक एक्सरसाइज को ढंग से कीजिए। नेक्स्ट है, ही इज वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट। अब देखो, ही इज वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट। अब ये इसको भी दैट से ही जोड़ना है। ही इज वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट, यहां फिर लिखा है इट, नोबडी डाउट्स इट। इस पर कोई संदेह नहीं करता। इट से मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या, किस चीज पर संदेह नहीं, तो इट को हटा दो। तो क्या लिखेंगे, नोबडी डाउट्स दैट ही इज वेरी सिंसियर। हो गया कि वो बहुत सिंसियर है, इस बात पर कोई डाउट नहीं करता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि किस जगह पर अपने को उस क्लास को फिट करना है। बस आपने फिट कर दिया, आपका 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। अब इसको हु से ही जोड़ना है, ये कह रहा है हु से ही जोड़िए इसको, हैं। अब हु से कैसे जोड़े, हु तो पहले ही है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, इसका मतलब उसके बाद ही आएगा ना कि किसने लिखी। तो किसने को हु कहते हैं, तो पहले ये कैन यू टेल मी, अब यहां हु बीच में लिख दो, हु रोट दी रामचरित मानस, ठीक है ना। अब कैन यू है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको भी ढंग से करना है। कैन यू टेल मी हु रोट दी रामचरित मानस, यहां दी लगाया, रामचरित मानस ग्रंथ का नाम है। आप आर्टिकल्स के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर, बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल्स समझाए गए हैं। इसके अलावा हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रीपोजिशंस भी समझाए हैं। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे भी फायदा उठा सकें और आपको समय पर नोटिस मिल सके नया वीडियो आते ही। यू आर काइंड टू मी, आई विल नॉट फॉरगेट इट। तो अब देखिए, आई विल नॉट फॉरगेट इट, यहां पर इट फिर लिखा है, मैं इसे भूलूंगा नहीं, इट लिखा है ना, ध्यान दीजिए। इट लिखा है तो इट लिखा है, तो यहां पर वो वाक्य आ जाएगा, वो सेंटेंस आ जाएगा, वो क्लास आ जाएगा। तो क्या आएगा, आई विल नॉट फॉरगेट दैट यू आर काइंड टू मी, यू आर काइंड टू मी, आई विल नॉट फॉरगेट दैट यू आर काइंड टू मी। तो ये हमने क्या लगा दिया, ये सेंटेंस का आंसर हो गया। तो ये देखना है कि मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे लिए दयालु हो। तो की के लिए बात, ये इट जो था ना, इट से बात स्पष्ट नहीं हो रही थी, तो पूरी बात स्पष्ट करने के लिए इसके साथ क्लास जोड़ दीजिए। ओके, ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट डाउट इट, वो बहुत ईमानदार है, मुझे इस पर डाउट नहीं है। तो इट फिर है ना, मुझे इस पर डाउट नहीं, किस पर डाउट नहीं कि वो बहुत ईमानदार है, इस बात पर डाउट नहीं। तो इट की जगह पर अपने को वही सेंटेंस फिट करना है। कैसे करेंगे, तो वही बात, आई डोंट डाउट दैट, लगा दिया ना, ही इज वेरी ऑनेस्ट। वो वाक्य जो बचा इधर वाला, ये ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो आगे ले गए। बस सीधी सी बात है, आपको ध्यान देना है कि हमें लगाना कहां है, बस आपके समझ में आए। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, रॉन्गली का कल मैंने सिनोनिम्स बताया, मेरे सिनोनिम्स के वीडियो में देखिए, एरनेसली बोला था मैंने, तो सिनोनिम्स होता है, ये भी आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, अब सो लिखा है, मुझे, मेरा ऐसा विश्वास है,
कैसा विश्वास है? तो सो से बात स्पष्ट नहीं हो रही ना, सो को हटा दो, जैसे इट को हटाया वैसे सो को हटा दो। तो आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड wrongly, you have acted wrongly हो गया ना। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसका भी बना देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये इसका आंसर आ गया, तो ये ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द रेन्स वुड कम। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं। द रेन वुड कम दैट वॉज अवर होप, अवर होप वॉज रॉन्ग। अब ये दैट वॉज अवर होप, दैट वॉज अवर होप। अब अवर होप वॉज रॉन्ग, हमारी होप क्या थी? हमारी होप थी द रेन वुड कम, ये होप थी। तो होप क्या है? एब्स्ट्रक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रक्टिव नाउन को क्लियर करने के लिए अपने दैट क्लास लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे? द होप हो गया, द होप दैट द ट्रेन्स, दैट द रेन वुड कम, द होप दैट द रेन वुड कम, यानी होप भी आ गई कौन सी? कि रेन वुड कम, की बरसात आएगी। ये होप हो गई, ये होप हो गई हमारी कौन सी? कि द रेन वुड कम, द होप दैट द रेन वुड कम। अब ये कह रहा है वॉज रॉन्ग, होप रॉन्ग थी तो होप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने क्या लिखेंगे? वॉज रॉन्ग। हमने क्या कर दिया? 3 सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। द रेन वुड कम, दैट वाज आवर होप वॉज रॉन्ग, हो गया ना। 3 क्लासेस को एक साथ जोड़ करके हमने एक सेंटेंस बना दिया, ये 3 नाउन क्लासेस जुड़ गई। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू टोल्ड मी ए लाई, डू यू एक्सेप्ट इट, डू यू एक्सेप्ट इट। देखो यहां पर इट फिर आ रहा है कि क्या आपको ये स्वीकार है? तो अपने क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, डू यू एक्सेप्ट इट दैट यू टोल्ड मी ए लाई, हो गया। अब और वो क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि डू यू बोल रहा है ना उधर, तो ये भी हमारा ध्यान रहे कि हमें कैसे इसको करना है। तो ये तो थी हमारी कल वाले जो वीडियो था, उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज थी जो कि हमने अच्छे तरीके से की। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा नाउन क्लोज वाला टॉपिक जो है वो, अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अभी मैं एक टॉपिक और शुरू करने वाला हूं, वो हमारा टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज, यानी इसी में हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज। ये रिलेटिव क्लॉज होते क्या है? सबसे पहले बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं। यानी रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है, मैं बता देता हूं, रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यानी रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो कि विशेषण का काम करता है। और विशेषण किसके बाद लगता है? विशेषता किसकी होती है? या तो नाउन की होती है, संज्ञा की होती है, और या फिर प्रोनाउन की होती है। या तो नाउन की विशेषता बताता है या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो इसका मतलब रिलेटिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, यानी एडजेक्टिव का काम करता है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और ये नाउन और प्रोनाउन जो है वो इससे पहले आते हैं, यानी रिलेटिव क्लॉज से पहले आएंगे, बिफोर रिलेटिव क्लॉज। यानी ये नाउन और प्रोनाउन कब आएंगे? रिलेटिव क्लॉज से पहले आएंगे, ध्यान देना है आपको। तो रिलेटिव क्लॉज किसको कहें? ऐसा सेंटेंस जो कि एडजेक्टिव का काम करे वो रिलेटिव क्लॉज कहलाता है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये क्लॉज जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तीसरी बात, ये रिलेटिव क्लॉज से पहले आएगा, यानी ये रिलेटिव क्लॉज से पहले आएगा। एडजेक्टिव जो होगा, नाउन या प्रोनाउन जो होंगे वो रिलेटिव क्लॉज से पहले आएंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। तो 3 बात आपको बात क्लियर होगी कि रिलेटिव क्लॉज कहते किसे हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा, जैसे ये लिखा है, दिस इज द कैमरा विच आई हैव रिसेंटली बॉट। ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं सेंटेंस को। दिस इज द कैमरा विच आई हैव रिसेंटली बॉट। अब ये सेंटेंस है आपका। इस सेंटेंस में देखिए, दिस इज द कैमरा,
ये कैमरा क्या है? नाउन है ना, नाउन। ये कैमरा नाउन है। और कैमरे की खासियत कौन बता रहा है? ये सेंटेंस कैमरे की खासियत बता रहा है। क्या? कि विच आई हैव रिसेंटली बॉट, यानी वो कैमरा है जिसको मैंने अभी अभी खरीदा है। तो कैमरे की खासियत ये पूरा सेंटेंस बता रहा है कि कौन सा कैमरा? जिसको मैंने अभी अभी खरीदा। तो ये क्या है? कैमरे की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ना। तो इस तरीके से बात ध्यान देना है कि रिलेटिव क्लॉज किसको कहते हैं? वो क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे। और ये रिलेटिव क्लॉज से पहले देखो, कैमरा क्या है? नाउन है, पहले आ रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण देखिए, द बॉय whom you helped is very poor। ये एक सेंटेंस है। द बॉय whom you helped is very poor। अब यहां देखिए, whom you helped, ये क्या है? एक क्लॉज है। whom you helped एक क्लॉज है। और क्लॉज से पहले देखिए, क्लॉज से पहले द बॉय क्या है? नाउन है। यानी वो लड़का जिसकी आपने सहायता की। लड़के की खासियत क्या है? जिसकी आपने सहायता की वो गरीब है। तो इसका मतलब इस लड़के के बाद में whom you helped क्या है? whom you helped क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है। तो ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये बॉय की खासियत बता रहा है, बॉय के बारे में विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखिए, यू कैन बाय द बुक्स दैट यू नीड। अब ये सेंटेंस देखिए, यू कैन बाय द बुक्स दैट यू नीड। अब देखिए, अब आप देखिए, दैट यू नीड, जिनकी आपको जरूरत है। ये किसकी खासियत बता रही है? बुक्स की खासियत बता रही है। बुक्स क्या है? नाउन है। तो नाउन की खासियत क्या है? जिसकी आपको जरूरत है उन बुक्स को आप खरीद सकते हैं। हो गया ना। तो यू कैन बाय द बुक्स दैट यू नीड। तो ये भी क्या है? नाउन के बारे में, नाउन की खासियत बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया कि नहीं? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। द मैन हु स्टोल योर पर्स हैज बीन अरेस्टेड। अब देखिए, द मैन हु, अब देखिए, हु स्टोल योर पर्स, ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। क्यों क्लॉज है रिलेटिव? क्योंकि इससे पहले देखिए ना मैन आ रहा है, इससे पहले मैन आ रहा है। आदमी नाउन है ना, नाउन है। इसकी खासियत है कि जिसने पर्स चुराया, इसका मतलब वो आदमी जिसने पर्स चुराया। तो ये क्या हुआ? नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता बता रहा है मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये रिलेटिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम करेगा? रिलेटिव क्लॉज का काम करेगा। अब ये रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज कैसे? डिफाइनिंग क्लॉज कैसे होता है? जैसे एक सेंटेंस लीजिए, फिर आप समझोगे। माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। एक दूसरा सेंटेंस लिखिए, माई ब्रदर कोमा हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। अब ये दो सेंटेंसेस, दोनों में डिफरेंस देखिए। पहला वाक्य दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर इसको कोमा लगा दिया गया है ना, कोमा, और ऊपर वाले में कोमा नहीं लगाया गया है। तो ऊपर वाला जो है वो तो है डिफाइनिंग क्लॉज और नीचे वाला है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसका मीनिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एक ही अर्थ बताता है कि मेरा भाई, एकमात्र भाई जो लंदन में रहता है, पिछले सप्ताह हमारे पास आया। तो हु लिव्स इन लंदन, या कि मेरा एकमात्र भाई है जो लंदन में रहता है, जो कि लास्ट वीक आया था। इसका मीनिंग ये निकलता है। यहां पर क्या बोल रहा है? माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। इसका मतलब कि मेरा वो वाला भाई जो लंदन में रहता है। इसका मतलब मेरे अनेक भाई हैं। तो यहां पर मीनिंग जो है कंटिन्यूएटिव मीनिंग है, यानी और भी मीनिंग निकलते हैं इस सेंटेंस से। तो ध्यान में रखना है, ये जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो
दो प्रकार के होते हैं रिलेटिव क्लासेस, एक डिफाइनिंग क्लासेस होते हैं, एक नॉन डिफाइनिंग क्लासेस होते हैं। और एक बात और ध्यान दे, रिलेटिव प्रोनाउन में जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस जो होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस जो होते हैं, तो उनमें पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम विस्तार से रिलेटिव क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको बिल्कुल शीशे की तरह साफ आपके सामने कर देंगे और आप फिर उसके बाद में चुटकियों में सारे क्लासेस को कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।